वाले हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश भाषा का भी प्रैक्टिस सेट और इतिहास और जिनका हिंदी विषय है उसका भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर विज़िट करें। आज हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? यह इसका आंसर राजस्थान होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? कितना? 6%। ठीक है, आगे, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो सन 1990 से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो ये जो है 15 नवंबर 1983 को। क्या? परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड। ठीक है, कब? 15 नवंबर 1983 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? किसने? लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था शुरू किया। ठीक है, आगे, भारत में शिक्षा है एक क्या है? मूलभूत अधिकार है। शिक्षा हमारी मूलभूत अधिकार है। आगे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, आगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? सन 2002 से। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू हुआ? 2002 से। नेक्स्ट, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ये है गोदावरी नदी, यही दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। आगे, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? ये सोनपुर में लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर ज़िले में। ये कहाँ है? बिहार में। आगे, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद में को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, आगे, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 8 राज्यों से। ठीक है, आगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसके एक भी प्रश्न स्किप नहीं करिएगा। आगे देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। बहुत बारी एग्जाम में आया है। ठीक है, आगे, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? वो है रिलैक्सिन। ठीक है, मनुष्य में जो मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्त्राव होगा? रिलैक्सिन। नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ में होता है? ये मस्तिष्क में होती है। ठीक है, तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। आगे, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन, लार में टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, कौन सी है वो? उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। आगे, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? किसका? ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलता है ना, तो ग्लूकोज का उत्पादन करती है। आगे, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किससे? विसरण के द्वारा। ठीक है, किस अभिक्रिया, ये पौधों की बात हो रही है। ठीक है, तो किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण के द्वारा। आगे, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो क्या होता है? विघटन होता है ना, धीरे धीरे। आगे, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से
सुक्रोज के द्वारा होता है। आगे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 80 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो 120 से 80। आगे, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या बोलते हैं उसे? ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर। नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन? घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है, इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं, जो मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन? घ्राणेंद्रिय पाली। नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम। ठीक है, इसी से मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सी ग्रंथि है? सेरिब्रम ग्रंथि। हार्मोन्स, है ना। अब हम इंडिया के कुछ पॉलिटिकल जीके यानी राजनीतिक पढ़ेंगे, जिसको हम राज्य व्यवस्था कहें, नागरिक शास्त्र कहें, राजनीति कहें। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? बताइए। वो संघीय मंत्रिमंडल। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी ये रूल लागू होता है कि वो देश में आपात की स्थिति की घोषणा कब करेगा? जब वो संघीय मंत्रिमंडल से क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा लिखित रूप से। ठीक है, आगे, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के सम्मुख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, स्थानीय एमपी तथा एमएलपी क्या है? स्थानीय जो एमपी है ना, यहाँ एमपी और नेक्स्ट है एमएलपी। एमएलपी निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? मतलब किसकी जगह पे होते हैं? वो पंचायती समिति के जगह पे। ठीक है, किसके पदेन सदस्य होते हैं एमपी एमएलपी? तो पंचायती समिति के। आगे, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ठीक है, तो ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा। कब लगा सकते हैं? किसी आपातकाल की स्थिति में आपके मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? किसमें? नियम निर्धारण में। ठीक है, स्थानीय निकायों का पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग जो भी नियम सरकारें बनाती है उस पर हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, ये तो बिल पास होने के बाद बनता है। आगे, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था किसने? टीएच ग्रीन ने। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन टीएच ग्रीन ने किया था। नेक्स्ट, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण अमेरिकी संविधान ने दिया। ठीक है, अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण अमेरिकी संविधान ने दिया। नेक्स्ट, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, जो विदेशों में भेजे जाने वाले जो संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन, ठीक है, जिनको विदेश में भेजा जाएगा तो उसका नामांकन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो 3 शक्तियां हैं, एक नहीं है। कौन सी? देखिए, पहले 3 है। कौन सी? विधानसभा भंग करने की शक्ति राज्यपाल में है। ठीक है, केंद्र में जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है वही शक्ति राज्य में राज्यपाल को प्राप्त है। तो वो विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा भी बुला सकता है और विधानसभा का सत्यावसान करने की भी उसके पास शक्ति है। आगे क्या नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की। ठीक है, उस समय जब कार्रवाई चल रही हो तो उसको भंग कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए स्थगित नहीं कर सकता है। तो ये शक्ति नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए, जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें सबसे पहले पूछा गया है। ठीक है, तो सुनंदा भंडारे। ठीक है, ये 1930 में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। ठीक है, 1930 यानी जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, आज़ादी के बाद तो फातिमा बीबी जो है
वो भारत के पहले राष्ट्रपति बनी। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर सुनंदा भंडारे ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग फातिमा बीबी को टिक कर सकते हैं, वरना आप लोग सुनंदा भंडारे को टिक करेंगे, क्योंकि सुनंदा भंडारे 1930 में क्या बनी, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश। ठीक है, और ये जो है फातिमा बीबी, ये 1989 में बनी। ठीक है, आगे 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार थी। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। इस समय कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं चल रही है। इस समय 17वीं है, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ठीक है, आगे भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया, 1956 में। ठीक है, पुडुचेरी को भारतीय संघ में 1956 में सम्मिलित किया गया। ये केंद्र शासित राज्य है। आगे, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, कौन सा, नियम समिति का। नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो भी नियम बनते हैं। आगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये राज्यपाल। ठीक है, राज्य में जो लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था का सामान्य ज्ञान है। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था से कौन कौन से क्वेश्चन है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1904 में। ठीक है, आगे, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, मुंबई। ठीक है, एशिया का सबसे, एशिया, पूरे एशिया की बात हो रही है तो मुंबई है। आगे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र यानी जो लोग जॉब वगैरह करते हैं ना, उसके माध्यम से हो है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। प्रथम क्षेत्र आर्थिक विकास का कृषि है। आगे बढ़ते हैं हम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है, ये महात्मा गांधी के नाम पर। ठीक है, आगे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो ये 1997 में। क्या, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई। आगे, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है तीनों के द्वारा, कृषि के द्वारा भी, अगर कोई बिजनेस करता है यानी उद्योगों के द्वारा भी, और सेवाओं के द्वारा भी। एक अर्थव्यवस्था की आधार है तीनों। ठीक है, आगे, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ठीक है, हार्डवेयर में नहीं, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भारत को सफलता मिली है। आगे, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ये जुलाई 1991 में। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ, जुलाई 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ये डाबर भारत की कंपनी है, बाकी नोकिया सैमसंग ये भारत की नहीं है। आगे, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, ये 1991 में। ठीक है, आगे, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है, किसे, रॉल्फ नादर को। ठीक है, ये अमेरिका के थे, ये एक वकील थे, है ना, तो इन्होंने उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक रॉल्फ नादर को माना जाता है। आगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। ठीक है, और उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई, इंग्लैंड में। उपभोक्ता से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो आप लोग इसको स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे तो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। अब हम बिहार के सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसे देखते हैं। जैसे, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये बौद्ध धर्म के दर्शन के हेतु। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण थे, तो मुसलमान, है ना, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। आगे, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, वो रॉल्फ फिच।
ठीक है। आगे अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, क्योंकि मौर्य वंश ही बिहार में चला तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था कौन था? स्कंदगुप्त। ठीक है। आगे सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? पाली भाषा। ठीक है। आगे वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है क्या? इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आगे अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। जहाँ से अजात शत्रु था वो किस वंश का था? हर्यक वंश से। नेक्स्ट, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती को। ठीक है। आगे ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। ठीक है, 6ठी ईसा पूर्व में उस समय गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। आगे निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करती है? कोसी नदी। ठीक है, ये बिहार की इसे शोक कहा जाता है ना, कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि ये अपना पथ परिवर्तित करती रहती है। आगे किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। आगे निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए? तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें पूर्णिया और मानभूम के कुछ जिले किसको दे दिए गए? पश्चिम बंगाल को। आगे स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था क्या? आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था? आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत हो। अब हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको आप थोड़ा टाइम लगेगा और इसको आप आराम से समझते जाइएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पैंतीस बच्चों की कक्षा में गोविंद ऊपर से 6ठा स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक मान लीजिए क्लास है, उसमें गोविंद का नंबर ऐसे 35 बच्चों के इसमें लिखा है ना ऊपर से 6ठा है, तो यहाँ पे 35 पूरा होता है ना, यहाँ 35 हो गया और तो यहाँ पे गोविंद का नंबर क्या है? 6ठा है। ठीक है। और कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। ठीक है, फिर आगे चल के यहाँ पे किसका? कृष्ण का स्थान है। कितना? 7 स्थान नीचे। ठीक है, तो कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है? 23। ठीक है, कैसे 23 है? देखिए, क्लास में टोटल बच्चे 35 हैं। ठीक है, 35 से 6ठे स्थान पर किसका स्थान है? 6ठा स्थान कृष्ण का है। ठीक है, तो हम पहले कृष्ण का स्थान देखें कौन सा है। तो 35 से 1 कम करिए, 34, पहले 35, 34, 33, 32, 31, 30, तो यानी कृष्ण का कौन सा स्थान हो गया हमारा? 30। ठीक है। आगे कृष्ण से गोविंद का स्थान नीचे 7वें स्थान पर है। देखिए क्या लिखा है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे। अब 30 नंबर पे कौन है? कृष्ण है, तो गोविंद कृष्ण से 7 स्थान और नीचे है, तो 30 में फिर 7 माइनस करिए तो हमारा आएगा 23। कितना आएगा? 23। यानी गोविंद जो है वो 23वें स्थान पर है और कृष्ण जो है वो 30वें स्थान पर है। तो इसमें किसका स्थान पूछा है? कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है, तो कृष्ण का पूछा गया है ना, नीचे से। ठीक है, कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है? 23वां। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गोविंद का 30, ठीक है, और कृष्ण का 23। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है। इसमें भी वही किया गया है। ठीक है, एक पंक्ति है। ठीक है, ये लड़कियों की एक पंक्ति है, इसमें जो वीणा है वीणा आरंभ से 12वीं, यानी एक यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ 12वें नंबर पे कौन है? वीणा है।
ठीक है। अंत से 19वीं और इधर अंत में जितने भी बच्चे हुए मान लो, उसमें वीणा का नंबर यहाँ पे 19 है, ठीक है। लड़कियों की एक अन्य और एक दूसरी पंक्ति है, तो हम पहले पहली पंक्ति को पढ़ते हैं, ठीक है। पहली पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 और 19 को पहले हम जोड़ देंगे, ठीक है। 12 19 को जोड़ा तो 31 हुआ, और फिर एक माइनस कर देंगे क्योंकि 12वें नंबर पे वो खुद है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी पहली पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 30, ठीक है। पहली पंक्ति में 30 बच्चे हैं। 30 कहाँ से आया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए कैसे निकालना है, मैंने बताती हूँ। 12 और 19 को हम पहले जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, क्यों, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर किसी की पंक्ति में स्थान निकालना हो या टोटल बच्चे निकालना हो, ठीक है, किसी एक बच्चे का स्थान दिया और हमें टोटल बच्चे निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी वहाँ करके स्थान दिया उनको जोड़ देंगे, फिर लास्ट में एक घटा देंगे, तो हमारा जो पहली पंक्ति में स्थान है वो 30 है, ठीक है। 30 बच्चे मतलब टोटल हैं। कौन से, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब है लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं है। अब हम 12 और 20 को भी जोड़ लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 20 जोड़ेंगे तो हमारा 34 हो जाता है, ठीक है, और फिर एक घटा देंगे, ठीक है, तो 33, ठीक है। यानी पहली पंक्ति में 30 बच्चे हैं और दूसरी पंक्ति में 33 बच्चे हैं। आगे दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं, तो फिर अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद कुल कितना हो जाएगा हमारा 63 आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो रीजनिंग की एक अलग से क्लास डिटेल वाइज ले ली जाएगी, ठीक है। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसको बस समझने की देरी है। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, तो यहाँ पे राम लिखेंगे, राम धनवान है ना, तो यानी राम बड़ा हुआ, तो जो बड़ा होता है मैथ्स में मैंने समझाया था, उसकी तरफ मुंह खुला रहता है, और यहाँ लिखेंगे श्याम, ठीक है। परंतु उतना नहीं जितना मोहन, तो लेकिन राम धनवान है लेकिन उतना नहीं, क्या, श्याम से अधिक धनवान जितना मोहन, यानी सबसे धनवान कौन हो गया, मोहन, तो यहाँ लिखेंगे ना मोहन, ठीक है। तो श्याम क्या है, श्याम सबसे निर्धन है। देखिए मोहन सबसे ज़्यादा धनवान, फिर राम, इसके बाद श्याम, तो श्याम क्या आता है, श्याम मोहन से निर्धन है। ये हमारा कथन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये भी सेम वैसे ही है। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया, ठीक है। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया, ठीक है। तो मोहित से पहले, और यानी मोहित इसमें फर्स्ट आ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम मोहित, ठीक है। राज ने मोहित से पहले, और यहाँ पे लिखेंगे राज, क्योंकि इसमें राज जीत रहा है ना, ठीक है, और दौड़ को पूरा किया। क्या, राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद, और यहाँ पे सबसे आगे कौन आया, गौरव। फिर से लिखते हैं, सबसे आगे आया हमारा गौरव, क्योंकि इसको पढ़ते जाएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा गौरव, यानी पहले गौरव, ठीक है, इसके बाद हमारा आया राज, फिर मोहित, यहाँ पे मोहित हो गया ना। इसमें जगह कम होती है तो इसलिए बोल के समझा रहे हैं। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद को दौड़ को पूरा किया, यानी ये जो राज है ये मोहित से पहले जीता है ना, और गौरव के बाद में। तो अभी ये वाली पंक्ति में कौन जीत रहा है, हमारा गौरव जीत रहा है, ठीक है। यहाँ तक है। आगे, आशीष ने संचित से पहले, अब ये दूसरा इसी तरह लगाएंगे, आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया, ठीक है। तो संचित से पहले, यानी आशीष और संचित में कौन जीत रहा है, आशीष, ठीक है। लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया, और मोहित के बाद, यानी यहाँ पे भी मोहित जीत रहा है, लेकिन यहाँ पे मोहित सबसे पीछे है ना, तो मोहित कट गया, ठीक है। राज बीच में ही है तो बीच का कोई वैल्यू नहीं,
और आशीष यानी इसमें सबसे आगे गौरव जीत रहा है। जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से करिए कि इसमें जगह कम है, तो इसका सॉल्यूशन यहीं पे होगा। ठीक है, इसको हम लिख देना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा, पहले कथन के अनुसार मोहित सबसे आगे हुआ। ठीक है, इसके बाद राज। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग ऐसे ही एरो, फिर श्याम यानी श्याम सबसे लास्ट में है। ठीक है, एक सेकंड, ये मोहित है, ये राज है और ये श्याम है। दूसरे कथन में क्या बोला गया है कि गौरव राज मोहित, यहाँ पे गौरव, फिर है राज, फिर है यहाँ पे मोहित। ठीक है, और तीसरे कथन में मोहित, आशीष और संचित, तो यहाँ एम, फिर आशीष ए और फिर संचित। ठीक है, तो सबसे दौड़ा किसने, देखिए यहाँ एम है, यहाँ में ये कट गया, ये राज वैसे ही बीच में कट गया, ये संचित है लास्ट में, ये भी कट गए, तो और ये मोहित, क्योंकि यहाँ पे भी मोहित है, एम ये भी कट गए, तो सबसे जीता कौन, जी, यानी गौरव जीते। ठीक है, ये कथन के अनुसार हम लिखते गए हैं और इसी हिसाब से सॉल्व हो गया है। इसको तो आप हम बता चुके हैं, वैसे ही हो गया। जैसे 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है। इसमें टोटल छात्र दे दिया गया है, तो बताइए अंत से उसका कौन सा क्रम होगा। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये जो टोटल छात्र, अभी हम जब 13वां स्थान दिया होता था तो टोटल नहीं दिया होता, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 13वां स्थान किसका है, 13वां स्थान हमारा अंजू का है, यानी अंजू से पहले कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे, तो हम 30 में से 12 घटा देंगे। ठीक है, जब हम 30 में से 12 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 18। ठीक है, तो नीचे से अंजू का क्रम क्या हो जाएगा, 18वां। इसको निकालने का यही फॉर्मूला है। आगे, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे, विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे, नारायण बीच में है। इसमें सबसे आगे कौन है, तो इसको आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं, इसको आराम से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, देखिए 5 लोग हैं, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है। ठीक है, तो विजय को हम पीछे कर देंगे, विपिन को हम आगे कर देंगे। नाम भी एक ही जैसे दिया गया है। ठीक है, विजय विपिन से पीछे, विजय क्या है, पीछे, और जो पीछे होता है तो उसकी तरफ मुंह बंद हो जाता है, और यहाँ पे कौन है, ये विजय है, परंतु सुकुमार से आगे है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारा कौन, सुकुमार, सुकुमार से कौन आगे, विजय आगे, तो सुकुमार का स्थान सबसे पीछे हो गया। ठीक है, नारायण बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 नारायण यहाँ पे बीच में हो गया। ठीक है, तो सबसे आगे कौन है, रवि होगा सबसे आगे, क्योंकि विपिन रवि से पीछे है। ये जो विपिन है ना, यहाँ पे ये विपिन, ये रवि से पीछे होगा, तो रवि तो सबसे आगे होगा, है ना, और बीच में नारायण है। ठीक है, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो बीच में नारायण, तो सबसे आगे कौन होगा, रवि होगा। इसको आप जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिख लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। आगे, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन है। इसको आप अपने से रिलेट करिए। ठीक है, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो वो फुफेरी बहन है, क्योंकि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, मान लीजिए आप साइमन हैं, आप किसी लेडीज़ की ओर संकेत करते हुए होते कहते हैं कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन है, यानी आपके पिता की जो बहन हुई वो आपकी बुआ लगी ना। ठीक है, बहन की पुत्री है, तो उसकी पुत्री क्या लगी, आपकी फुफेरी बहन लगी, है ना। आगे, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का। ठीक है, तो सी कौन है, डी का। ठीक है, तो सी कौन हो गई, सास हो गई ना, क्योंकि ए बी की वो माता है, और उसका डी कौन है, उसका दामाद हो गया, है ना। तो सी से क्या रिश्ता होगा, सास और दामाद का। आगे, ए की माँ बी की बहन है, सी की बेटी है, डी बेटी है और बी की बहन है, ई की, तो ई से क्या संबंध है, एकदम सेम वैसे ए भी है। आप लोग सॉल्व करिएगा, आसान बहुत है ये। आगे, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। देखो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, और इसको खुद ही समझना पड़ता है और खुद ही इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और सेम टू सेम ये भी है। ठीक है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको पढ़ के ही समझना पड़ता है। तो इसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करिए उतनी जल्दी आपको
ये आता जाएगा, ठीक है। जिसमें फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, इसमें भी फॉर्मूला वही है, टोटल स्थान निकाल करके, और इसकी डिटेल क्लास आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते जाइए और देख लीजिएगा, ठीक है, स्टॉप कर करके। तो आगे हम भूगोल के क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा समझाने में, फिर आप लोग पूरा देखेंगे नहीं। देखते हैं, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पछाब, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? माशिमराम, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है, कहाँ पर है? मेघालय में है ना। आगे, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? आटाकामा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट, किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को, ठीक है। ये देखिए कितना क्वेश्चन सरल है, उसको घुमा के पूछा गया है। किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल। अब आप लोग दिमाग लगाइएगा, क्योंकि सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल पे होती हैं ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैताल झील। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। आगे, नियाग्रा प्रताप है कहाँ के? यूएसए के। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर। नेक्स्ट, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों बरसते हैं? क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता कम होती है, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है यूएसए में। अंगुली नुमा झीलें कहाँ पर है? यूएसए में। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील है। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील को टिकटिका झील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है, ठीक है। ये ईवीएस में कई बार इस सब प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग स्किप नहीं करिएगा। अरल सागर झील किस देश में है? तो ये कजाकिस्तान में है, ठीक है। अब इतिहास के कुछ ही प्रश्न और रह गए हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में, ठीक है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को, ठीक है। आगे, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी में। आगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। कहाँ पर हुई? ये रूस में है ना। आगे, नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है? लेनिन है, ठीक है। आगे, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने। लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1921 में। आगे, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? मैकाले ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आईएएस पीसीएस तक के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने किया। आगे, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं है, यानी 3 पे उन्होंने काम किया, 1 पे नहीं किया। सती प्रथा की समाप्ति पर उन्होंने ध्यान दिया, विधवा पुनर्विवाह पे ध्यान दिया, लेकिन संस्कृत की शिक्षा में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है? तो जनरल डायर, ठीक है। आगे, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, ठीक है। नेक्स्ट, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेटिक ने लगाया। आगे, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? तो सन 1937 में। पहले म्यांमार भी भारत का हिस्सा था, 1937 में ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 120 प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।